आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग जापान के धम्माशोक यानी कि शोतोकु इनके विषय में उनके राज कारभार के विषय में इस वक्त हम लोग जानकारी ले रहे हैं, और वो भी इतिहास में जो कुछ दर्ज है उसके आधार पर। हमने पिछली कड़ी में देखा कि शोतोकु अपने विरोधियों का मुकाबला करने जंग के मैदान में खड़े हो गए, और उन्होंने अपने विरोधियों को हराकर वे जब लौट आए तो उन्होंने ननिवा में एक मंदिर बनाया, जो मंदिर चारों महाराजा जिनके चित्र वो सिर में लगाकर युद्ध में उतरे थे, ये योसाका में इस समय ये मंदिर मिलते हैं, जिसे तेन्नोजी कहते हैं। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। ये ईस्वी सन 592 की बात है। राज्य कारभार संभालने के साथ साथ ही उन्होंने बुद्ध धम्म को राज्य धर्म घोषित कर दिया। अब शोतोकु ने राजगद्दी तो संभाल ली, और राजगद्दी संभालने के बाद उन्होंने बुद्ध धम्म को राजधर्म घोषित कर दिया। अब इसके पीछे दो कारण जो हमने पिछली कड़ी में देखे कि एक तो वे भिक्षु जो थे हे चें, जो कोरिया के भिक्षु थे, उनसे उन्होंने बुद्ध धम्म की शिक्षा ग्रहण कर ली थी, दीक्षा ग्रहण कर ली थी, और वे स्वयं भी जो चीनी साहित्य था, बौद्ध साहित्य चीनी भाषा में जो उपलब्ध था, उस साहित्य में वो पारंगत हो चुके थे। तो अब उन्होंने जापान में बुद्ध धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया, और वर्तमान ओसाका में तेन्नोजी के आश्रम की स्थापना की। वर्तमान जो ओसाका है उसमें यह केवल मंदिर अथवा निवास स्थान ही नहीं था, बल्कि इस संस्थान में एक विहार था, एक आश्रम, एक चिकित्सालय, और ऐसी 3 संस्थाएं थी। यह बौद्धों की बड़ी विशेषता है। जहां जहां बुद्ध विहार होते हैं वहां एक आश्रम और एक चिकित्सालय जरूर होता है। आश्रम उन बच्चों के लिए जो बच्चे वहां पर पढ़ें, शिक्षा ग्रहण करें, दीक्षा ग्रहण करें और अपने जीवन को बेहतरी की ओर ले जाएं, तो उनके लिए एक निवासी स्कूल होता है बिहार में ही, और वहीं पर एक चिकित्सालय होता है। चिकित्सालय इसलिए कि सर्वसामान्य लोगों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कैसे कराई जाए। अब यही बात पूरी दुनिया के बुद्ध विहारों में मिलती है। ये सिर्फ वहां नहीं, वहीं नहीं मिलती, ये सब जगह मिलती है। तो यहां भी इस तरह की व्यवस्था थी। वह विहार सिर्फ ध्यान व पूजा का स्थान नहीं था, बल्कि वहां एक अच्छा विद्यापीठ था, जिसमें साहित्य, धर्म तथा दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। यह भी बौद्धों की शिक्षा दीक्षा के कार्यक्रम का एक विशिष्ट अंग रहा है, जो हमें सारे जितने ऐतिहासिक वास्तु हमें नजर आते हैं, उन सब जगह में दर्शन, धर्म और विज्ञान इसकी शिक्षा देता हुआ एक बड़ा विद्यालय या विद्यापीठ उस परिसर में होता ही है जहां बुद्ध विहार होते हैं। शोतोकु ने स्वयं माध्यमिक दर्शन का विशेष अध्ययन किया था। नागार्जुन से जो शिक्षा आती है वो शिक्षा उन्होंने स्वयं ग्रहण की थी शोतोकु ने, और ये 607 ईस्वी में शोतोकु ने सैकड़ों गृहस्थ छात्र एवं भिक्षु विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए कोरिया और चीन भेजा। अध्ययन, शिक्षा ये ऐसा क्षेत्र है कि इसे कहीं किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता, और इसलिए जहां जहां से शिक्षा ग्रहण की जा सकती है, जहां जहां से चीजें मिल सकती है, वहां वहां तक जाना ये बौद्धों की एक जीवन शैली का हिस्सा है कि वो शिक्षा को उसके चरम तक ले लेते हैं। जहां तक भी शिक्षा है, उससे आगे भी कोई शिक्षा है, उसको भी लेने की कोशिश करते हैं। और इसलिए शोतोकु ने अपने यहां से कुछ छात्रों को उन्हें चिन्हित किया, और कुछ वो भिक्षु थे वास्तव में, उन्हें कोरिया और चीन भेजा। और जिस समय शोतोकु ने राज्य की बागडोर अपने हाथ में ली, उस समय जापान कला, विज्ञान आदि में बिल्कुल कोरा था, क्योंकि तब तक वे एक पारंपरिक प्रैक्टिसिंग के साथ जीवन यापन कर रहे थे।
नए सिरे से कोई नई बात वहां पर स्थापित हो रही थी और इसलिए जापान उस समय कला और विज्ञान की दृष्टि से बिल्कुल कोरा था। उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने कोरिया एवं चीन में विद्यार्थी ही नहीं भेजे, बल्कि वहां से पर्याप्त संख्या में वास्तुशिल्पी, प्रस्तर शिल्पी, मूर्तिकार, चित्रकार, राज, जुलाहे, बढ़ई, लोहार तथा अन्य शिल्पियों को बुलाकर उनसे जापान की शिक्षा शुरू की। तो देखिए, सिर्फ भिक्षु दूसरे देश में पढ़ने के लिए उन्होंने नहीं भेजे, बल्कि वहां जितने शिल्पी थे उन शिल्पियों को उन्होंने इधर बुलाया। कोई बढ़ई था, कोई कुम्हार था, कोई लोहार था, कोई जुलाहा था, कोई शिल्पकार था, कोई चित्रकार था। इन सबको उन्होंने जापान में बुलाया और जापान में बुलाकर जापान की शिक्षा शुरू की। जापान में इन सब की शिक्षा उन्होंने देना शुरू किया और चीन तथा कोरिया में गए विद्यार्थी प्राचीन नीति, राजनीतिक दर्शन, चीनी अक्षर कला में भी पारंगत हुए। तो इस तरह से जापान में कला, संस्कृति और जिसे हम प्रगति और विकास कहते हैं और जिसे सभ्यता का विकास कहते हैं, इसकी जो परंपरा है, ये परंपरा कुमार शोतोकु ने शुरू की। अब वे राजगद्दी पर बैठे हैं तो अब उन्हें राजा शोतोकु कहने में कोई दिक्कत नहीं है। शोतोकु की इस पूरी जीवनचर्या को अगर हम देखें तो इन्हें हम बहुमुखी प्रतिभा के धनी कह सकते हैं। लेकिन अब इस बहुमुखी प्रतिभा के धनी शोतोकु की बात से आपको जोड़ेंगे अगली कड़ी में। यहां रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः मिलेंगे जब जापान के धम्माशोक शोतोकु इनकी बात को, इनके इतिहास को, इनके राजकाज को आपके साथ बांटेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।